अब हम ऑटोप्सी करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू एसी को पढ़ने की। तो देखो बेटा, ऐसा है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस एक डायग्राम बनाना है। ऐसे करना है, ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है। इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना है और ऐसे लिखना है। इसके सारे फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं। फार्मूला पढ़ेगा, मेंस में अच्छे मार्क्स लाएगा और नाचेगा। एडवांस में बेटा तू ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये वाला क्वेश्चन करेगा। ये वाला क्वेश्चन करने हेतु आप सबसे पहले क्या लेंगे, इसको लिखेंगे आर, इसको लिखेंगे एक्सएल, इसको लिखेंगे एक्सी। ठीक है। यहाँ पे आपको ओमेगा पोमेगा सब गिवन होगा, नहीं गिवन है तो ओमेगा मान लीजिए। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू आपको पता है, वो निकाल लीजिए। ठीक है। ये जो तीनों है ना, अब हम फिज़िक्स को ख़त्म करके जाते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। अब वो हम कैसे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है आपको पता है, v अपॉन z इक्वल टू होता है मेरा करंट। ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर केस। अगर यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेक्टर यहाँ जोड़ें, वेक्टर यहाँ जोड़ें। हालांकि वेक्टर से डिवाइड अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी आ जाती है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर। जेड डिवाइड नहीं करते, हम सीधा ये लिखते हैं। ठीक है। और अब ये वेक्टर कैसे निकालें, तो भाई डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं, डॉट नहीं है, ये है। और यहाँ पे वेक्टर के अंदर एम्बिग्विटी हो जाता है। वेक्टर के अंदर मतलब एक वेक्टर इक्वल टू स्केलर आ जाता है। क्रॉस करोगे तो क्रॉस में अलग वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे आयोटा वगैरह मल्टीप्लाई मतलब बहुत फचड़े हैं, यानी कि आप सॉल्व करने जाएंगे दिक्कत आएगा। फेज़र से कर सकते हो, फेज़र के अंदर भी वही वेक्टर को कन्वर्ट कर रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो इसको भी आप कर सकते हो मेंस लेवल तक, या फिर इजी एडवांस के क्वेश्चन तक, या फिर जो क्वेश्चन बना ही फेज़र के लिए उस तक ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमें देखो ऐसा मेथड याद करना चाहिए जो ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेथड वो अच्छा होता है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, मेथड वो अच्छा जो आंसर ले। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है। तो v अपॉन z इक्वल टू आई। अब v क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, i क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में एक बार भी नहीं करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है या क्या है। सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, जो रियल है वो है केवल ये सब, r, xl और xc। सिर्फ ये तीन रियल क्वांटिटीज़ हैं, बाकी सब कुछ एंड टू एंड ए टू जेड जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे नेट आई की वैल्यू ये है। ठीक है। मैं कहूँ वी आर की वैल्यू क्या है, तो आपको भाई वी आर की वैल्यू है आई आर इंटू आर। वी एल की वैल्यू क्या है, आई एल इंटू एक्स एल। अब ये कहोगे भाई ये तो क्या कर रहा है भाई तू, तो देखो यहाँ पे पता है बात क्या है, ये चीज़ गलत है। ये जो चीज़ है ना गलत लिखी है मैंने, क्योंकि ये एक्सेल ये सब है। आप इसको ना आयोटा से मल्टीप्लाई करो। क्यों मैंने आयोटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देखो इसका रीज़न छुपा है इसके डेरिवेशन के अंदर। डेरिवेशन एक बार याद रखेगा, उससे ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाएगा जो हर टाइम एप्लीकेबल होगा, और फिर उस रिजल्ट को याद रखेगा। डेरिवेशन पता होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो फेज़र डायग्राम बनाते हैं, आर नीचे, एक्स एल या वी एल ऊपर, वी आर नीचे और वी सी सबसे नीचे। सबसे नीचे फेज डिफरेंस 90 डिग्री का वेक्टर मेथड के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये अगर आयोटा थीटा है तो ये होगा आयोटा थीटा माइनस आयोटा, ये होगा आयोटा थीटा प्लस आयोटा, या फिर प्लस आयोटा नहीं इनटू आयोटा कर रहे हैं तो ई का पावर आयोटा थीटा है, और हम करेंगे आयोटा थीटा प्लस पाई बाई 2। इस टाइप से कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कह सकते हो एक्सएल को आयोटा से मल्टीप्लाई किया। ये तीनों रियल नंबर्स थे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा 90 डिग्री पहुंचा देगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा 90 डिग्री नीचे पहुंचा देगा। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए।
कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हमने सारा फेज़र कवर कर लिया इधर, सारा वेक्टर कवर कर लिया इधर कॉम्प्लेक्स में। क्यों? कि कॉम्प्लेक्स में खेलना ज़्यादा आसान है। कॉम्प्लेक्स में पता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, रियल पार्ट पूछ लेगा, इमेजिनरी पार्ट पूछ लेगा। इससे ऊपर कॉम्प्लेक्स की औकात नहीं है। जो ये सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा इजीली हो सकती है? फेज़र वगैरह छोटे लेवल पे इजीली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़ा लेवल है तो देखो ये हो चुका है। वी एल इक्वल टू आएगा आई एल इंटू आयोटा एक्सएल। ये अब आउटराइटली करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या है कि वी आर इक्वल टू, अब जो आपने पहले एक्सएल एक्सी लिखा था इसको वापस भूल जाओ, अब सिर्फ याद रखिएगा आयोटा इंटू एक्सएल, और माइनस करंट नहीं है ये, आयोटा है ये, ठीक है। माइनस आयोटा, करंट की वैल्यू कैपिटल आई के लिए मैं यहाँ पे फॉर सम इंस्टेंट आई एम रिप्रेजेंटिंग करंट एज कैपिटल आई, ठीक है। तो ये आएगा माइनस आई और ये होगा एक्सएल एक्सी, ठीक है। तो वी आर मैंने निकाले, तो जो वी नेट होगा, वी नेट क्या होगा आप कहोगे भाई, वी नेट होगा, अब सीरीज़ है तो आई नेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू आर प्लस आयोटा एक्सएल प्लस माइनस आयोटा एक्सी, ठीक है। सीरीज़ में सबके जुड़ते हैं लेकिन इसका वैल्यू ही अलग है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आएगा भाई नेट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पूछ ले कि भाई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर या ये करके क्या वैल्यू आएगी, तो वो आप निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ये जो है वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी कुछ होता है, साइन ओमेगा टी को आयोटा थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, ई की पावर ओमेगा टी आ जाएगा, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी आएगा, उसके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तुम, ठीक है। और अगर पूछ ले कि एक स्टैंडर्ड उसके हिसाब से क्या है, तो यहाँ पे आपने फेज डायग्राम वगैरह फेज़र सब कुछ बना लिया है, तो इसको कभी भी कॉम्प्लेक्स से वेक्टर के अंदर फेज़र में, क्योंकि देखो फेज़र जो है ना बेसिक लेवल पे फेज़र ज़्यादा आसान है समझना, और मुश्किल लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा समझना आसान है। तो मुश्किल लेवल आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से फेज़र में कन्वर्ट करेगा, और फेज़र आएगा, और जब फेज़र में सिंप्लीफाई हो जाए तब उसके अंदर फेज़र के कॉन्सेप्ट लगा के जल्दी आंसर लाएगा और क्वेश्चन करेगा, और फिर ऐसे कॉसी साइंस करके आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, वेलोसिटी कह रहा हूँ सॉरी, वोल्टेज वाले के ऊपर। तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी ये। अब मैं पूछूं वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो देखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मान लो वोल्टेज आपने निकाल ली, लेकिन अब वोल्टेज आप निकाल तो लोगे, लेकिन अब वोल्टेज दिखाओगे कैसे? आप पता क्या करोगे, आप वोल्ट मीटर लगाओगे, और जो वोल्ट मीटर होता है ना भाई, वोल्ट मीटर कभी ये ओमेगा आयोटा वगैरह कुछ रीड नहीं करता। वोल्ट मीटर हमेशा और हमेशा एक रियल वैल्यू को शो करता है, इमेजिनरी वैल्यू शो नहीं करता। या हालांकि यूँ कह सकते हैं भाई इमेजिनरी वैल्यू हमने मानी है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो वोल्ट मीटर है ना वो वी का मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करेगा, तो वी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू का होगा, वो होगा आई का मैग्नीट्यूड इनटू अंदर वाले का मैग्नीट्यूड। अब अंदर वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, तो देखो ये है रियल पार्ट और ये आयोटा, क्योंकि ये एक्सएल रियल है और एक्सी भी रियल है, यानी कि ये होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, यानी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देगा मेरे को v की एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। ये आपने बहुत बार देखा होगा। यहाँ पे आई नॉट लिख देता हूँ, यहाँ पे वी नॉट लिख देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं इम्पीडेंस कह देता हूँ और फार्मूला बना देता हूँ मेंस के लिए, डेरिवेशन इतनी है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। तो ये जो है ना बिल्कुल बेसिक से जब हम उठाते हैं तो ऐसे कुछ होता है। बाकी आप आई को जो है v बाई जेड लिखना आप सीख चुके हैं, और z जो है पूरे सिस्टम का, अब वो कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई जब सीरीज़ में है तो ऐड हो जाएगा, कोई डाउट एंड डिबेट नहीं है, और जब पैरेलल में तब क्या करोगे, तो मैंने कह दिया ना भाई, आई आयोटा इंटू एक्सएल से मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिब्बे में बंद कर दोगे और इसको बोल दोगे आर एल। डिब्बे में बंद कर दिया आपने, आपको नहीं पता क्या है, ठीक है, क्योंकि डिब्बे में बंद है, हाथ छुपा दिया है। करंट को सिर्फ मतलब है अंदर जाने से और निकलने से, वोल्टेज बैटरी को सिर्फ मतलब है इसके अबाउट वोल्टेज प्रोवाइड करने से, रेजिस्टेंस को मतलब है अपने अबाउट करंट को रोकने से।
और इंडक्टर को सिर्फ मतलब है अपने अंदर से जो करंट आ रहा है उसके अंदर से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको रोकने से। इन दो सबको आपस से एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है भाई, तू यहाँ बैठा है या नहीं बैठा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी को सिर्फ अपने से लेन देन है। वो हम है जो इन सब के आपस में जो लेन देन है उसको कुछ एक स्टैंडर्ड बाहर से बैठ के देख रहे हैं। बाकी रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ पड़ते करंट के जाने से या उनके अंदर जो हो रहा है उससे। हालांकि जो उनके अंदर हो रहा है वो इम्पैक्ट होएगा अगर दूसरे वाला चेंज हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि जिस टाइम पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या जिस इंस्टेंट पे मैंने पूरे सर्किट की फ़ोटो खींची या पूरे सर्किट को ऑब्जर्व किया, उस इंस्टेंट के ऊपर सब कुछ कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट नहीं है उसको मैं कांस्टेंट मान के सॉल्व कर लूँगा और बाद में उसको नॉन कांस्टेंट बना के आंसर प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है भाई, क्योंकि सॉल्व तो देखो कर लेंगे। चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर या इस कॉन्सेप्ट को 5-6 मिनट के अंदर उड़ा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को 2x पे करोगे, पूरा एंड टू एंड देखोगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको डिब्बे में बंद कर दिया, RL बना दिया और R है ही, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैं Z खेलता हूँ हर जगह, Z इक्विवेलेंट वो क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि R इंटू RL अपॉन R प्लस RL, ये होता है। अब ये RL क्या था, ये था अयोटा इंटू XL, अयोटा इंटू XL। अभी देखोगे ध्यान से, ये जो Z आया ना, Z, ये वापस एक रियल वो इमेजिनरी नंबर आ गया, और इमेजिनरी में क्या है, अयोटा इंटू R XL अपॉन R प्लस अयोटा XL। ठीक है, ये आ चुका है नेट रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल बात क्या है, अयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, और इनको माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसके अंदर बिल्कुल जो बेसिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो लगा दिया, और आखिरी में जो मेरे से पूछा वो निकाल दिया। अगर मेरे से आखिरी में करंट पूछा है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो मेरे को वी की वैल्यू पता है, मैं बाकियों की वैल्यू निकालूंगा। आपको भाई वी की वैल्यू कैसे पता है आपको, तो देखो पहली बात तो ये, अगर ये साइन ओमेगा टी वगैरह इनमें है तो वी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, और अगर वी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट तो उसके हिसाब से आई का मैग्नीट्यूड जो है वो भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। वो साइन ओमेगा टी ये सब वगैरह की वैल्यू मान रहा हूँ मैं, और वो सारी वैल्यू पता है क्या है। ये आप कहोगे भाई नहीं भाई साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है भाई, ये होता है भाई, वो कंपोनेंट है उसका इमेजिनरी लाइन के ऊपर, क्योंकि वोल्टेज कभी इमेजिनरी नहीं हो सकती। यहाँ पे आप सब कुछ सॉल्व कर रहे हो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स सब एक साथ मान के, इमेजिनरी रियल मान के, लेकिन एक्चुअल में जो ऑब्जर्व होएगा, जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ रियल करता है। इमेजिनरी जो है सिर्फ सॉल्व करने के लिए है, एक्चुअल में आज तक किसी ने नहीं देखा। उसका काम है, उससे हम काम निकलवाते हैं, उससे अगर हम देखते हैं, चश्मा दूसरा पहनते हैं। देखो भाई एक्चुअल में जो है ना, रियलिटी क्या है, आपको बिना चश्मे के धुंधला दिखेगा, रियलिटी है ये। लेकिन आप चश्मा पहन रहे हो अपनी आँखों को धोखा देने के लिए और अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि आँख को सिर्फ और सिर्फ मतलब है भाई मेरे में जो लाइट आ रही है वो कहाँ देख रही है, और चश्मे का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि भाई जो लाइट आ रही है उसको मैं कितने एंगल पे क्या क्या कर रहा हूँ, कितना कितना इमेज कहाँ कहाँ बना रहा हूँ। तो दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, वो हम होते हैं जो 3-4 चीज़ों को मिला के उससे काम निकलवाते हैं। तो इधर हर जगह है, कॉन्सेप्ट सीखेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी निकाल लिया हमने, जेड निकाल लिया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने सीख लिया, सीरीज़ हमें आता ही है, नेट भी हम निकाल लेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल का सीरीज़ के अंदर। तो अब मान लो मेरे से पूछ लिया कि भाई जो जेड इक्विवेलेंट है, जेड इक्विवेलेंट मेरा आ गया है अयोटा पयोटा के टर्म में, तो मेरे से पूछ ले भाई कि इस केस के अंदर जेड मेरे को पता है नेट, तो इस पूरे के पूरे सर्किट से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मान लो ये वी है, ये मेरे को नहीं पता, ये पूछ रखा, करंट पता है मेरे को, तो आप झट से कहोगे कि भाई जेड आएगा इंटू आई आएगा, ये आएगा वी की वैल्यू। ठीक है, अब वी की वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता, मेरे को जेड की वैल्यू पता है, मेरे को आई की वैल्यू पता है, तो मैं सीधा दोनों तरफ लूँगा मॉड। क्यों, क्योंकि भाई मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि देखो वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू फिर वहीं घूम फिर के बाद भाई रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। क्यों रियल क्यों आएगी, क्योंकि भाई इसको वी को जो है ना हवा में देख के सर्किट को आप नहीं बता सकते वी कितना है। अगर आपको वैल्यूज़ पता है, रेजिस्टेंस कितना है, कैपेसिटर कितना है, ये है वो है, तो आप वी की वैल्यू निकाल सकते हो।
लेकिन वो आप थ्योरेटिकली निकाल रहे हो। जो एक्चुअल प्रैक्टिकली आप वी को ऑब्जर्व करोगे वो केवल और केवल कर सकते हो वोल्ट मीटर की हेल्प से, बाकी सब आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है, वोल्ट मीटर है रियल, और वोल्ट मीटर ऑलवेज रियल रीडिंग रीड करेगा। तो आपको हमेशा मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा जब कॉम्प्लेक्स से आप एक्चुअल दुनिया के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जेड का मैग्नीट्यूड, अब जेड का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आयोटा इंटू ए बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी, इसका मैग्नीट्यूड है। ए जो है एक्स है, वो ए जो है आर है, और बी जो है एक्स सी है या एक्स एल है, जो भी है। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको। यहाँ पे आयोटा ए बी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आयोटा माइनस ए बी से अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पता है आपको। आयोटा वायोटा करोगे, सब कुछ करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट करोगे, सब कुछ सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और आंसर प्राप्त करोगे। ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन फेजर डायग्राम जो है इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये भी खतरनाक है, लेकिन ये खतरनाक तब तक है जब तक ए और बी बिल्कुल ही आर्बिट्री है। आपको क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स इतना नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स कहना सॉरी, मुश्किल क्वेश्चन इतना नहीं आएगा। जिसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन का भी टाइप है ना, वो भी है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से ये सारे ऑटोप्सी की जन्म होता है। ये क्वेश्चन पॉज करिए, देखिए, करिए। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। z1 की वैल्यू ली, x की वैल्यू, z की वैल्यू हमने रैशनलाइज करके स्क्वायर करके ले ली। बाकी ये सब हमने देख लिया कैसे क्या होता है। ठीक है, z1 प्लस z2 कर लिया, पूरा क्वेश्चन देखा, आंसर लाया, आखिरी में ये आ गया। इसकी वैल्यू कब होगी मैक्सिमम, जब ये ज़ीरो होगा। इसको ज़ीरो करने के लिए एक्सएल इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू इंडक्टर का एक्सएल होएगा। तब ऐसे सिस्टम के अंदर मैक्सिमम रीडिंग आएगी। ऐसा ये क्वेश्चन के अंदर ही हो रहा है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एक्सएल इक्वल टू ये है तो मैक्सिमम रीडिंग आ रही है, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इसका वी आर है, वी एल है, तो वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अब मैंने ऐसे क्यों किया, का रूट इक्वल टू वी नेट का स्क्वायर। अब ये क्यों है भाई, ये इसलिए है भाई कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, ये आयोटा एक्सएल था, तो आयोटा एक्सएल है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का फिर खेल हो गया है, तो वापस हम यही वाला ऑटोप्सी लगा देंगे। तो देखो ये था इसका मर्म। बाकी क्वेश्चन जो है वो अनंत हैं, अनंत क्वेश्चनों के सागर में नहीं डूबना है, एक सीमित कॉन्सेप्ट को जानना है और अनंत क्वेश्चन को करने के लिए तैयार रहना है। यही है कॉन्सेप्ट। बाकी ये है, ये भी एक अच्छा बेसिक आपके मजबूत करने के लिए क्वेश्चन है, चाहो तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये थी भाई पूरे एसी की ऑटोप्सी। आज के बाद एसी का एक सवाल नहीं छूटेगा, और अगर एसी के सवाल में फिर दिक्कत आ रही है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वीक है चीज़, कॉन्सेप्ट के अंदर इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है और ना कोई कॉन्सेप्ट है, तो यही होएगा आंसर। बाकी नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन को लाओ, क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करो और आंसर प्राप्त करो।